हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम दी लाइबिलिटीज़। इंग्लिश के अंदर जो है ये अवेलेबल होएगा शशि अग्रवाल चैनल के अंदर, और हिंदी के अंदर जो है यहाँ पे मैं शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम द लाइबिलिटी चैप्टर है उसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज, और एक सेकंड जो है टॉपिक दैट इज़ द मटेरियल ऑल्ट्रेशन, जिसको हम जो है अलग वीडियो के अंदर करेंगे। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक जो है 1-2 दिन के अंदर जो है मैं अपने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल दोनों चैनल्स को शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस और शशि अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज। देखो, डिस्चार्ज का जो सिंपल शब्दों के अंदर मतलब होता है कि जैसे हमने हमारी जो कोई ऑब्लिगेशन है, कोई लाइबिलिटी है, दैट कम्स टू एन एंड। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि हम जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि गंगा नहाया है तो अपने सब पाप जो है उससे मुक्त हो गए। तो यहाँ पे भी डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि हम अपने ऑब्लिगेशन से, अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गए। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है तो इसके अंदर लाइबिलिटी होती है कि पार्टी ने जो है पे करना है, जो मेकर है उसको पे करना होता है, या एक्सेप्टर है उसको पे करना होता है। और उसी तरह क्या होता है कि उसकी लाइबिलिटी होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्चार्ज तो इसका मतलब होता है कि वो लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। सिंपल शब्दों के अंदर कहते हैं कि और कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी जो है इसके अंदर 2 तरीक़ों से डिस्चार्ज हो सकता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, और सेकेंड जो है डिस्चार्ज ऑफ 1 और मोर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। देखो, जब इंस्ट्रूमेंट का डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है कि अब इसकी फर्दर नेगोशिएशन नहीं हो सकती। जो इसका होल्डर है उसको प्रॉपर पैसे मिल चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्चार्ज हो गया है, इसके ऊपर किसी भी पार्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल नहीं रहा, इसको हम फर्दर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जो डिस्चार्ज ऑफ 1 और मोर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे क्या होता है कि लाइबिलिटी 1 या 2 पार्टीज़ की ख़त्म होती है, बाकी पार्टीज़ की लाइबिलिटी रहती है। और डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी को हम स्टडी करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज ऑफ 1 और मोर पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि जो डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब क्या है। व्हेन ऑल द राइट्स ऑफ द एक्शन कम टू एंड। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट है जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई राइट जो है ख़त्म हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं रहता है, इसको हम फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट सीजेस टू बी नेगोशिएबल, इंस्ट्रूमेंट जो है अब नेगोशिएट नहीं कर सकते, और जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है वो पार्टी की ख़त्म हो जाती है। जैसे ड्रॉयर, जैसे मान लो यहाँ पे ड्रॉयर है, उसने बी के ऊपर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया है, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद वो सी को ट्रांसफ़र करता है, और मेच्योरिटी डेट पे क्या होता है कि वो पेमेंट जो है बी जो है सी को कर देता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, अपनी किसी पार्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज की टेन्योर थी, जो उसकी टर्म्स थी, उसके मुताबिक जो है पेमेंट हो चुकी है होल्डर को। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज हो गया है, अब यहाँ पे वो फर्दर जो है नेगोशिएट नहीं हो सकता। तो उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज़ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज़ है तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ 1 और मोर पार्टीज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट मे नॉट इफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द अदर। कि अगर एक या ज़्यादा पार्टीज डिस्चार्ज होती हैं तो उसका दूसरों की लाइबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पर जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी डिस्चार्ज होती है तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है तो भी नेगोशिएबल होता है, क्योंकि अभी कुछ पार्टीज़ होती हैं जो डिस्चार्ज नहीं हुई। जैसे ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा,
उसके बाद उसने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, और यहाँ पे जो ई होल्डर है वो डी को मुक्त कर देता है, तो जो बाकी पार्टीज हैं उनकी लाइबिलिटी बनी रहती है। बट अगर यहाँ पे देखो क्या होता है कि वो अगर ए को मुक्त कर देता तो बाकी सारी पार्टी जो है वो भी रिलीज हो जाती, तो उनकी भी जो है, क्योंकि वो सारी की सारी एक के ऊपर डिपेंडेंट है, जब एक ही लाइबिलिटी खत्म हो गई तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो डी है उसको ई ने डिस्चार्ज कर दिया है। अब जो है क्योंकि ई ही डी के खिलाफ एक्शन ले सकता था, वो ख़त्म कर दिया, तो बाकी पार्टी जो है ए बी सी वो जो है उनकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। और उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है तो व्हाट आर द वेरियस वे जिसके द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, डेटर और द होल्डर, बाय एक्सप्रेस वेवर, बाय कैंसिलेशन, बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन, जिसका मैंने अलग से यहाँ पे मैं ब्रीफली डालूंगी, मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मैं अलग से वीडियो डालूंगी, तो वहाँ पे हम अलग से अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जो कि अंडर सेक्शन 10 एंड 82C के अंदर है। तो यहाँ पे देखो जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि जो बेसिकली क्या है कि और मतलब जो मेच्योरिटी के डेट पे या आफ्टर जो है पेमेंट की जाती है, और यहाँ पे जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट की जाती है। और ज़्यादातर जो है जो इंस्ट्रूमेंट की डिस्चार्ज होती है इसी मेथड के द्वारा ज़्यादा होती है। यूजुअल मोड ऑफ द डिस्चार्ज, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट टू द होल्डर वुड रिजल्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट, कि जब इसकी जो टेन्योर है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक होल्डर को जो पैसे मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते। पेमेंट जो है डेट इज़ मेड बाय द पार्टी जो प्राइमरली लाइबल है, जैसे मेकर या एक्सेप्टर जो है, ड्रॉई जो है, अगर देखो प्रोमिसरी नोट है तो वहाँ पे मेकर कर देता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वहाँ पे एक्सेप्टर या ड्रॉई कर देता है, चेक है तो उस केस में ड्रॉई कर देता है। जो पार्टी प्राइमरीली लायबल है उसने अपनी लायबिलिटी पे कर दी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है, क्योंकि ये पेमेंट उसने कब की है, ऑन द डेट ऑफ द मेच्योरिटी और आफ्टर द मेच्योरिटी, क्योंकि पेमेंट इज़ मेड फ्रॉम द मेच्योरिटी। अगर देखो पेमेंट हमने बिफोर कर दी है तो वो इंस्ट्रूमेंट को जो है डिस्चार्ज नहीं करती, क्योंकि उसके बाद भी अगर इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएट हो जाता है तो वहाँ पे जो पार्टी जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है इंस्ट्रूमेंट जो है तभी, क्योंकि जो पेमेंट है वो ऑन और आफ्टर द मैच्योरिटी हो सकती है, नॉट बिफोर द मैच्योरिटी। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स तो गुड फेथ के अंदर है, और जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जो होल्डर होता है, उसको हमने पेमेंट करनी होती है, मनी की टर्म के अंदर करनी होती है, और एक्सेप्टर के द्वारा हो सकती है या एक्सेप्टर के बिहाफ पे हो सकती है। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि बाय डेटर एज द होल्डर, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाती है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट फर्दर जो है नेगोशिएबल नहीं होता। बाय डेटर एज ए होल्डर जो है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे ए है, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा बी के ऊपर, ठीक है, अभी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ए आगे सी को ट्रांसफ़र कर देता है, सी आगे डी को कर देता है, डी आगे ई को कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ई जो है उसने बी के पैसे देने हैं तो वो बी को ट्रांसफ़र कर देता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, देखो अब ये ड्रॉई के पास ही आ जाता है, जो डेटर होता है उसी के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो डेटर है वो होल्डर बन गया, पहले उसकी प्राइमरीली लाइबिलिटी थी, अब वो एज ए होल्डर उसके पास इंस्ट्रूमेंट आ गया है, तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। इफ़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नेगोशिएट हुआ, देखो यहाँ पे ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, फिर से सी को ट्रांसफ़र किया, इंडोर्स किया, सी ने डी को किया और डी ने ई को किया, और ई ने बी के पैसे देने थे तो उसने बी को ट्रांसफ़र कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बी जो है वो यहाँ पे पहले डेटर था, अब वो होल्डर बन गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है डेट हैज़ बीन डिस्चार्ज। इफ़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नेगोशिएटेड आफ्टर मैच्योरिटी हेल्ड बाय द एक्सेप्टर इन हिज ओन राइट, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे सारे जो राइट्स हैं, सारे जो एक्शंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं।
और उसी तरह एक्सप्रेस वेवर, देखो एक्सप्रेस वेवर का अर्थ होता है कि जैसे होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट और आफ्टर मेच्योरिटी एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली रिनाउंस और गिव्स अप हिज राइट अगेंस्ट ऑल द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। अगर वो अपना बिना किसी शर्त के एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर जो है रिटन फॉर्म के अंदर जो है अपने राइट छोड़ देता है तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्चार्ज हो गया है। और ये जो रिनाउंसिएशन है दैट शुड बी इन राइटिंग, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है जो प्राइमरीली लायबल है उसको ये इंस्ट्रूमेंट जो है डिलीवर होना चाहिए। देखो जैसे ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ए ने आगे सी को ट्रांसफ़र किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, तो यहाँ पे ए जो है होल्डर है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो वो अपने राइट जो है जो ए है उसको मुक्त कर देता है। अब जब ए मुक्त हो गया तो सारे के सारे लोग जो है वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसने सब लोगों को, उसे जब प्राइमरीली जो लायबल था उसको मुक्त कर दिया तो उसके साथ क्या है कि बाकी लोग भी मुक्त हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्चार्ज हो गया। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड बाय कैंसलेशन। देखो यहाँ पे इसको सेक्शन 82A डील करता है, व्हेन द होल्डर कैंसल द इंस्ट्रूमेंट विद एन इंटेंशन टू रिलीज द पार्टी प्राइमरीली लायबल फ्रॉम द लायबिलिटी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज रिलीज्ड। देखो यहाँ पे वो जब होल्डर जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जो है कैंसिल कर देता है तो वहाँ पे जो पार्टी जो है प्राइमरीली लायबल जो होती है वो उस लायबिलिटी से मुक्त हो जाती है। और ये जो कैंसिलेशन है ये एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, अगर गलती से हो गया है तो ये रिलीज़ नहीं करता। यहाँ पे डेलिबरेटली जो होल्डर है वो जो है कैंसिल आउट करता है। और कैंसिल अगर वो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस मारता है या यहाँ पे देखो इस तरह से क्या है कि वो अगर क्रॉस मारता है या जो है क्या कहते हैं कि या इंस्ट्रूमेंट को फाड़ के फेंक देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है कैंसिलेशन होती है। तो यहाँ पे क्योंकि वो फर्दर नेगोशिएट नहीं होना चाहिए, अगर कैंसिलेशन सही नहीं है तो वो फर्दर जो है नेगोशिएट हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर कैंसिलेशन जो है होना चाहिए। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे एक्सीडेंटल कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए, कैंसिलेशन जो है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दिखनी चाहिए और कैंसिलेशन जो है प्रॉपर ड्रॉ करके होना चाहिए या स्कोरिंग करके या टीयरिंग करके भी हो सकता है। और उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे ए जो है बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, वो आगे सी को ट्रांसफ़र कर देता है, सी आगे डी को कर देता है, डी आगे जो है ए को कर देता है। और ए यहाँ पे क्या करता है कि ए जो ड्रॉयर है उसका नाम जो है कैंसिल आउट कर देता है। अब जब ए का नाम कैंसिल हो गया तो बी और सी जो है वो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी जो है वो ड्रॉयर ए की लायबिलिटी के ऊपर जो है मुक्त है। तो यहाँ पे जो है कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने जो प्राइमरीली जब ए जो है अब उसने किसी से पैसे जो है लेने ही नहीं है, तो बी और सी डी जो है किसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब ई ने ए को कैंसिल आउट कर दिया तो बाकी जो लोग हैं वो भी मुक्त हो गए हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे कैंसिलेशन के अंदर जो है पार्टी जो है उसको उसने जो है जो कैंसिल आउट किया तो उसके साथ जो बाकी पार्टीज़ होती हैं वो भी रिलीज़ हो जाती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेस वेवर के अंदर क्या होता है कि जैसे जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है ये अपने जो पूरा जो अपने राइट्स हैं ऑल दी पार्टीज़ जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हैं उनके अगेंस्ट जो है अपना वेव कर देता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो गया। जो वो कहता है कि मैंने किसी के खिलाफ मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, और यहाँ पे वो अपना रिनाउंस कर देता है अपने राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। ये रिनाउंसिएशन जो है रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और जो प्राइमरीली लायबल है उसको वो इंस्ट्रूमेंट जो है मिलना चाहिए। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ पे जैसे ये केस है इंगम वर्सेस प्रिमरोज, इसके अंदर क्या होता है कि ए ने जो है बिल एक्सेप्ट किया, बी को दिया कि डिस्काउंट करा लो, बी जो है डिस्काउंट नहीं करवा के लाया, उसने वो बिल ए को वापस किया। ए ने क्या किया कि बिल को 2 हिस्सों में फाड़ के फेंक दिया, ठीक है।
को उसको कैंसिल करना चाहता था और उसके पीसेस उसने रोड पे फेंक दिए। बी काफ़ी स्मार्ट था, बी ने उन पीसेस को जोड़ लिया और इस तरह से स्मार्टली से जोड़ा कि वो लगता था कि फोल्ड किया हुआ है, ऐसे नहीं लगता था कि कैंसिल किया हुआ है। अब बी ने मीन टाइम क्या है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को पास कर दिया, तो वहाँ पे ए जो है लायबल है। इसलिए क्या है कि जो कैंसिलेशन है वो बहुत सोच समझ के करना है। अगर सही कैंसिलेशन नहीं हुआ तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्चार्ज नहीं होता। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन और द लैप्स ऑफ टाइम। देखो, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है उसको सिग्निफिकेंटली जो है चेंज किया जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज किया जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो जो उसके ऊपर जो प्रायर पार्टीज़ होती हैं उनके कंसेंट के बिना किया जाता है, एन इंस्ट्रूमेंट स्टैंड डिस्चार्ज व्हेन द प्राइमरी पार्टी लायबल इज डिस्चार्ज बाय द मटेरियल ऑल्ट्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं तो यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, प्राइमरी पार्टी जो उसके ऊपर लायबल होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि बाय लैप्स ऑफ द टाइम, कि जैसे डेट जो है टाइम बार हो चुका होता है तो अब उस डेट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है कि अब इसके अंदर जो है कोई एक्शन नहीं लिया सकता, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन और लैप्स ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे टाइम जो है जिसके अंदर हम एक्शन ले सकते हैं वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो है टाइम बार हो चुका है, या उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन कर दी है। वो कल मैं आपको वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे टाइम, प्लेस, जो है डेट वगैरह हम चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरली पार्टी है वो लायबल हो जाती है, जब सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कर दिया जाता है और प्राइमरी पार्टी को बताए बिना कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज़, डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन। तो यहाँ पे होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या उसका एजेंट जो है जानबूझ के, मतलब अब विद इंटेंशन डेलिबरेटली जो है किसी भी पार्टी का नाम जो है उस पर कैंसिल करता है ताकि वो डिस्चार्ज हो सके। तो सच पार्टीज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द होल्डर। जैसे मैंने बताया था, ए ने बी को ट्रांसफ़र, ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ए ने सी को पास किया, सी ने डी को पास किया, डी ने ई को पास किया, तो यहाँ पे ई जो है डी का नाम कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ पे बाकी जो पार्टीज़ हैं वो उसके ऊपर जो है लायबल रहेंगी। तो यहाँ पे कैंसिलेशन इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी, यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, इंटेंशनल होनी चाहिए, एपरेंट होनी चाहिए। बट अगर कैंसिलेशन हम मिस्टेक के अंदर करते हैं या बिना किसी अथॉरिटी के करते हैं तो वो जो है ऑपरेटिव नहीं होती। और उसी तरह देखो यहाँ पे डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, बट इफ़ द कैंसिलेशन इज अंडर डन ए मिस्टेक और विदाउट द अथॉरिटी तो वो ऑपरेटिव नहीं होती। अगर यहाँ पे हमने किसी नाम ऑफ द पार्टी जो है उसको मुक्त किया है, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर हमने ड्रॉयर को मुक्त कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे जैसे ए जो है ड्रॉयर है, बी जो है एक्सेप्टर है, ए ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने आगे ई को किया। अब देखो अगर यहाँ पे ई जो है ए को कैंसिल आउट करता है तो यहाँ पे जो ये वाली पार्टीज़ हैं ये भी मुक्त हो जाएंगी, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ई जो है सिर्फ डी को करता है तो यहाँ पे ए और सी एंड डी बी जो है वो लायबल रहेंगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि बाय रिलीज़, if the holder of a negotiable instrument release any party to the instrument by any other method other than cancellation, the party so released is discharged from the liability। तो यहाँ पे क्या है कि उसने कैंसिल नहीं किया, जैसे वेव कर दिया, या जितना उसने लेना था, जैसे मान लो 1000 रुपये लेना था तो उसने कहा कि ठीक है तो मुझे 750 दे दे, तो यहाँ पे क्या है कि होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने इस तरह से इंस्ट्रूमेंट से पार्टी को रिलीज़ कर दिया। और उसी तरह क्या है कि अगर होल्डर जो है जॉइंट पार्टी में से एक को रिलीज़ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑल ऑफ देम जो है वो रिलीज़ हो गए। और उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बाय पेमेंट, पेमेंट टू पर्सन इन पोजीशन ऑफ द बियरर इंस्ट्रूमेंट
discharge the party and the payment must be to the holder or the agent. It must be of the whole of amount. अगर bearer इंस्ट्रूमेंट है और जिसके पोजेशन के अंदर है, जब उसको पेमेंट कर दी जाती है या होल्डर है या एजेंट है, पूरे अमाउंट की गई है, तो यहाँ पे जो है पार्टी वो डिस्चार्ज हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स। अगर होल्डर ऑफ द बिल जो है बिना किसी के कंसेंट लिए जो है ड्रॉई को 48 आवर्स का टाइम दे देता है, जिसके अंदर पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं आती और प्रायर पार्टीज़ की वो कंसेंट नहीं लेता, तो प्रायर पार्टी जो होती हैं उस लाइबिलिटी से मुक्त हो जाती हैं। बट अगर पार्टीज़ की कंसेंट लेके करता है तो वो डिस्चार्ज नहीं होती। और उसी तरह हम देखते हैं डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ द चेक। देखो जैसे चेक जो है अब जो टाइम है वो 3 मंथ्स का है। चेक जो है रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर जो है प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर ड्रॉयर जो है उसकी वजह से लॉस सफ़र करता है, तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने किसी बैंक के अंदर जो है जैसे मान लो ए ने बी को चेक दिया, उसको 50,000 देना था और उसने अपने खाते में 50,000 रखा, और मीनवाइल जो है बैंक फेल हो जाता है और उसने उतना ही अमाउंट उसके अंदर डाल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो ए है वो जिसने अपने बैंक के अंदर पैसे रखे हुए थे बट बैंक फेल हो गया क्योंकि उसने रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर जो बी था उसने बैंक के अंदर चेक नहीं लगाया, तो यहाँ पे ए जो है 50,000 से मुक्त हो जाएगा। बट अगर मान लो उसने 40,000 रखा हुआ था, तो यहाँ पे जितना उसको लॉस हुआ है उतने तक वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो बैंक है अगर वो फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है जितना उस पार्टी ने उसको देना था, जितने का उसको लॉस हुआ है, तो वो लॉस जो है उतने लॉस के लिए वो जो है डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे मान लो उसने 50,000 का चेक दिया था और 50,000 अपने खाते में डाले हुए थे कि मैंने इसकी पेमेंट देनी है, बट वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर जो है नहीं लगा पाता और उसको जो लॉस है बैंक की फेल होने की वजह से 30,000 का हुआ है। चाहे चेक उसने 50,000 का दिया है, लॉस उसे 30,000 का हुआ है, तो 30,000 के लिए वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। और अगर उसको 50,000 का लॉस होता है तो 50,000 की लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। और उसी तरह क्या है कि बेसिकली जो दूसरी पार्टी है वो बैंक का जो लिक्विडेटर है उसको वो चेक का अमाउंट देके उससे जितना भी होगा प्रोपोर्शनेटली रिकवर कर सकती है। चेक पेबल टू द ऑर्डर, ए बैंकर हु पेज इन ड्यू कोर्स ए चेक ड्रॉन अपॉन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी थ्रू द इंडोर्समेंट ऑफ द पे मे बी फोर्स्ड। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे चेक पेबल टू द ऑर्डर, चेक पेबल टू ए और ऑर्डर, ए या ए को पेमेंट करो या ए के मुताबिक जिस पर्सन को स्पेसिफाई किया गया है। अगर चेक पेबल टू द ऑर्डर है, जैसे मान लो चेक पेबल टू ए और द ऑर्डर, ए जो है उसका चेक स्टील करके कोई इंडोर्स कर देता है और पेमेंट ले जाता है, तो वहाँ पे बैंक जो है लायबल नहीं है। यहाँ पे मैंने केस भी बताया हुआ है, एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जैसे चेक इज ड्रॉन पेबल टू एज ऑर्डर, वो बी को इंडोर्स किया जाता है, सी उसको चोरी कर लेता है और वहाँ पे जो है बी बेसिकली जो है वो बी के जो है साइन बी के साइन जो है झूठे करके अपने आप को जो है इंडोर्स कर लेता है और पेमेंट ले लेता है। तो यहाँ पे बैंकर जो है वो यहाँ पे लायबल नहीं है, बैंक को प्रोटेक्ट किया गया है, बैंक की लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और उसी तरह जब ड्रॉयर जो है वो बेयरर चेक इशू करता है, तो ड्रॉयर बैंक अगर वो बेयरर को पेमेंट कर देता है तो यहाँ पे चाहे इंडोर्समेंट थी तो बैंक जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उसी तरह ड्राफ्ट ड्रॉन बाय वन ब्रांच टू अनदर, जब डिमांड ड्राफ्ट जो है एक बैंक जो है अपनी दूसरी ब्रांच के ऊपर करता है और यहाँ पे बैंकर जो है लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है अगर वो पेमेंट जो है ड्यू कोर्स में करता है। और अगर ये जो ड्राफ्ट है इसकी इंडोर्समेंट जो है फोर्ज मतलब नकली सिग्नेचर करके किया गया है या अनऑथराइज है, तो वहाँ पे बैंक जो होता है लायबल नहीं होता। और उसी तरह डिस्चार्ज बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अगर होल्डर ऑफ द बिल जो है एक्सेप्टेंस से क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी पार्टीज़ को अपनी कंसेंट में नहीं लेता, तो बाकी पार्टी जो प्रायर पार्टीज़ है वो डिस्चार्ज हो जाती है। बट अगर वो सबकी कंसेंट लेता है तब वो मुक्त नहीं होती। और उसी तरह हम देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ द पार्टी
डिस्चार्ज ऑफ द पेमेंट ऑफ अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब कोई इंस्ट्रूमेंट जो है उसको अल्टर कर दिया गया है और वहाँ पे पेमेंट जो है हो गई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो क्योंकि यहाँ पे जो अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी पेमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे वो दिखता ही नहीं है कि ऑल्टर हुआ है, तो वहाँ पे भी जो पार्टी होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। और उसी तरह जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन मटेरियल अल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, जैसे एक चेक था वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया और उसकी जो प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो क्रॉस चेक था, तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने इस तरह से जो है उसके अंदर चेंजेस कर दी थी कि वो लगे ही ना क्रॉस है, और मीनवाइल उसकी जो पेमेंट है हो जाती है, तो यहाँ पे जो बैंक है वो लायबल नहीं रहेगा, या कोई भी पार्टी जो है पेमेंट कर देती है तो वो यहाँ पे लायबल नहीं रहेगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जब पेमेंट जो है कोई इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ऑल्टर कर दिया गया है, या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन है और वो पार्टीज़ की कंसेंट के बिना की गई है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टी है जब डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है मटेरियल ऑल्ट्रेशन की गई है, तो यहाँ पे जो मटेरियल ऑल्ट्रेशन के बेसिस पे अगर उसकी पेमेंट हो जाती है तो बाकी पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। बट अगर क्या है कि ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन सबके कंसेंट के साथ की गई हैं, तो ये पार्टी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होती।